अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ इमरान नसीम हाजिर है। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच की फोर्थ चीज़, चौथे नंबर पर आने वाली चीज़ है वर्ब्स। वर्ब्स कहते हैं ऐसे अल्फाज को जो किसी भी सिचुएशन के अंदर होने वाले एक्शन को या डूइंग वर्ब को शो करते हैं। ठीक है, यानी तमाम वो अल्फाज जो किसी जुमले की हरकत को, उसके एक्शन को, उस सिनेरियो में क्या काम सर अंजाम दिया जा रहा है, उस चीज़ को शो करते हों, ऐसे तमाम अल्फाज को कहा जाता है वर्ब्स। वर्ब की हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे। पहले इन टाइप्स के नेम देख लीजिए, फिर वन बाय वन इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं हेल्पिंग वर्ब्स, नंबर 2 पर मॉडल वर्ब्स, नंबर 3 पर रेगुलर वर्ब्स, और रेगुलर वर्ब्स का ही दूसरा नाम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी होता है। चौथे नंबर पर इर्रेगुलर वर्ब्स, और इनका दूसरा नाम वीक वर्ब्स होता है। 5वें नंबर पर हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और 6ठे नंबर पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आइए अब इनमें से एक एक वर्ब को समझते हैं और साथ साथ उसकी एग्जांपल भी देखते हैं। प्लीज़ जी स्टूडेंट्स, हमारी पहली टाइप है हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा कि आप इनके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो वर्ब्स जो सेंटेंस के अंदर हेल्प करते हो। अब ये किसको हेल्प करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स असिस्ट द मेन वर्ब इन कंप्लीटिंग द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब्स मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले वो वर्ब्स होते हैं जो जुमले के अंदर आने वाले मेन वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करने में और सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ये वर्ब्स की एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखी हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, फिर हैज़, हैव, हैड, इज़, एम, आर, वॉज, वर। ये वर्ब्स आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनके बगैर आपके कई सेंटेंसेस के अंदर मेन वर्ब के साथ इनको लगाए बगैर सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। एग्जांपल देखें, अली इज़ राइडिंग अ बाइक। इस सेंटेंस में ये जो इज़ का स्मॉल सा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, ये मेरे सेंटेंस के अंदर आने वाले मेन वर्ब राइडिंग के साथ लगकर उसकी सेंस को पूरा कर रहा है और उसका मीनिंग कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर रहा है। अगर इस सेंटेंस में इज़ का वर्ड मैं निकाल दूँ तो सेंटेंस बन जाएगा अली राइडिंग अ बाइक, यानी अचानक से इस इज़ के वर्ड को निकालते ही मेरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मीनिंग ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस के अंदर इज़ का जो वर्ड आ रहा है ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह यू हैव लॉस्ट योर पेन, इस सेंटेंस के अंदर जो हैव का लफ्ज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब लॉस्ट के साथ लगकर सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। मॉडल वर्ब्स किसी भी सेंटेंस के अंदर आने वाले किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी शख्स की एबिलिटी को शो करता है, उसकी सलाहियत को ज़ाहिर करता है। सेंटेंस के अंदर किसी काम के होने की इम्कान को यानी पॉसिबिलिटी को शो करता है। किसी शख्स पर फ़र्ज़ या पाबंदी लगाने के लिए ऑब्लिगेशन लगानी है तो आप मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। या अगर आपने किसी शख्स की या अपनी कोई पुरानी या माजी की आदत बतानी है यानी कि पास्ट हैबिट बतानी है तब आप मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। इनकी एग्जांपल देख लें, यू शुड गेट अप अर्ली, आपको जल्दी उठना चाहिए या जल्दी बेदार होना चाहिए। इस सेंटेंस में जो शुड का वर्ड है ये इस शख्स पर एक ऑब्लिगेशन लगा रहा है, एक पाबंदी लगा रहा है या एक मॉरल ऑब्लिगेशन लगा रहा है कि आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो ये शुड का वर्ड जो यहाँ ऑब्लिगेशन लगा रहा है एक मॉडल वर्ब है। उसके बाद है आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर मैं अपनी एक सलाहियत, एक काबिलियत यानी कि एक एबिलिटी का जिक्र कर रहा हूँ इस कैन के वर्ड को लगाने की सूरत में। तो ये जो कैन का वर्ड है जो मेरी एक एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरे इस जुमले का मॉडल वर्ब है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो। एक चीज़ का इम्कान है, एक पॉसिबिलिटी है या एक प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है आज बारिश हो सकता है ना भी हो, लेकिन एक चीज़ की पॉसिबिलिटी का जिक्र हो रहा है इस मे के वर्ड को लगाने के साथ। तो ये मे का वर्ड इस सेंटेंस का मॉडल वर्ब है। उसके बाद एक और एग्जांपल, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में सैर के लिए जाया करता था या चहलकदमी के लिए जाया करता था। यहाँ पर मैं अपने माजी की एक आदत का जिक्र कर रहा हूँ, वो आदत जो पास्ट में मेरी हुआ करती थी उसका जिक्र कर रहा हूँ कि जब मैं छोटा हुआ करता था या मैं बचपन था तब मैं सैर के लिए जाया करता था। तो यहाँ पर इस आदत को शो करने के लिए मैंने यूज्ड टू का मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया।
तो इस तरीके से हमें पता चला कि मॉडल वर्ब्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, जिनमें से 4 से 5 फंक्शंस यहाँ मैंने मेंशन कर दिए। आइए अब टाइप 3 और टाइप 4 की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी थर्ड टाइप है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स का ही दूसरा नाम होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स इंतहाई ईजी हैं। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स इन दोनों को समझना नहायत ईजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बेसिक बात बताई है जो आपको याद रखनी है। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इरेगुलर कौन से। रेगुलर वर्ब्स के बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया, ऑल द वर्ब्स हैविंग ईडी एट द एंड ऑफ देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, यानी कि ऐसे तमाम वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हर लफ्ज़ के आखिर में ईडी आता हो, ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं और इन्हीं वर्ब्स का दूसरा नाम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी होता है। अगर आप यहाँ एग्जांपल देखें तो मैंने 2 से 3 एग्जांपल्स लिखी, जिसमें सबसे पहला वर्ड है लुक। लुक की पास्ट फॉर्म यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म अगर आप देखो तो इसमें लुक्ड आ गया, यानी कि एंड पे ईडी लग गया। इसी तरह इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म देखो, उसमें भी लुक के एंड पे ईडी ही लगा रहा। इसी तरह वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म के आखिर में भी ईडी, थर्ड फॉर्म के आखिर में भी ईडी। उससे अगला वर्ड स्टे। स्टे की सेकंड फॉर्म स्टेड, थर्ड फॉर्म स्टेड। स्टेड के आखिर में भी ईडी और थर्ड फॉर्म स्टेड के आखिर में दोबारा से ईडी आ गया। इससे पता चला यहाँ पर हर वो लफ्ज़ जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में मैंने ईडी लगाया, तो ये सारे वर्ब्स क्या कहलाएंगे, रेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। दूसरी साइड पे अगर आप आ जाओ तो आपको पहचानना और भी ईजी होगा, क्योंकि हर चीज़ लेफ़्ट साइड की ऑपोजिट हो जाएगी। अगर यहाँ पे रेगुलर वर्ब था तो रेगुलर का ऑपोजिट आ गया इरेगुलर वर्ब। अगर स्ट्रॉन्ग था इसका दूसरा नाम, तो इरेगुलर का दूसरा नाम स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट होगा, यानी कि वीक वर्ब। इसी तरीके से रेगुलर वर्ब्स की पहचान थी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी आता था, तो इरेगुलर की पहचान होगी हर वो वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी नहीं आता, उसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। सिंपल वर्ड्स में दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ऑल वर्ब्स हैविंग ईडी एट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर रेगुलर। ऑल वर्ब्स विच डू नॉट हैव ईडी एट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स, और इरेगुलर वर्ब्स का ही दूसरा नाम होगा वीक वर्ब्स। इसकी एग्जांपल अगर आप देखो, यहाँ मैंने वर्ड लिखा ब्लो। ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू, थर्ड फॉर्म ब्लोन। दूसरा वर्ड है ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। तीसरा वर्ड ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। आप देख सकते हो कि राइट साइड पे यानी कि इरेगुलर के कॉलम के अंदर मैंने जितने भी वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखी, इनमें से किसी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी नहीं आता। इससे पता चला कि हमारा वो वर्ब जिसके सेकंड थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी नहीं लगेगा, वो होगा हमारा इरेगुलर या वीक वर्ब। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जी व्यूअर्स, हमारी लास्ट 2 टाइप्स जो आपके वर्ब्स की सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये वो टाइप्स हैं जो ज़्यादातर टेस्ट में, पेपर्स में और हर लेवल पे ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं बाकी टाइप्स के निस्बत। ये 2 टाइप्स हैं आपकी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को इन पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा वर्ब्स हैविंग ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो ऐसे जुमलों के अंदर आएँ जिसमें वर्ब के फ़ौरन बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाजमन मौजूद हो, नंबर 1। नंबर 2, द एक्शन पासिस डायरेक्टली ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर सेंटेंस के अंदर दूसरे पॉइंट में बताया गया ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो सेंटेंस का जो एक्शन है वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट से लिंक भी हो और उस पर एक्शन पास भी हो रहा हो। थर्ड पॉइंट, द सेंटेंस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। ये आपके ट्रांजिटिव सेंटेंसेस को, ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को समझने का सबसे आसान पॉइंट है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इस तरह के जुमलों में आते हैं जिनको आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि जिन जुमलों के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद होगा उनकी निशानी ये होगी कि आप उनको ऑपोजिट वॉइस में यानी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी एग्जांपल्स देख लो। सेंटेंस नंबर 1 मैंने लिखा ही इज़ वॉचिंग अ मूवी। हर सेंटेंस को हम इन तीनों पॉइंट्स के साथ साथ मैच करते जाते हैं कि तीनों बातें पूरी हो रही हैं या नहीं। सेंटेंस नंबर 1 ही इज़ वॉचिंग अ मूवी। इस जुमले के अंदर जो वॉचिंग का वर्ब है,
अगर आप गौर करो तो इस वॉचिंग के वर्ब के बाद अ मूवी एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, इससे हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरे नंबर पर आप देखो कि वॉचिंग का वर्ब डायरेक्टली मूवी से रिलेटेड है कि मूवी वॉच की जा रही है, इसका मतलब वॉचिंग का एक्शन इस पर पास भी हो गया। तीसरी शर्त, हम इस सेंटेंस को ही इज़ वॉचिंग अ मूवी को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर होगा? अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हिम। इससे पता चला हमारी वो तीनों शर्तें पूरी हो गई इस जुमले को पढ़ने के बाद जो मैंने ऊपर मेंशन की थी। इससे कंफर्म हुआ कि इस जुमले के अंदर जो वॉचिंग का वर्ब आ रहा है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यू हैव वेस्टेड माई टाइम। वेस्टेड वर्ब है, इसके फ़ौरन बाद माई टाइम ऑब्जेक्ट आ गया। वेस्टेड का लफ्ज़ माई टाइम पे एक्शन पास कर है और इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें तो आंसर होगा माई टाइम हैज़ बीन वेस्टेड बाय यू। पैसिव में भी कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वेस्टेड भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा जुमला, शी लाइक्स एप्पल्स। लाइक्स इस जुमले का वर्ब है। लाइक्स के फ़ौरन बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है एप्पल्स का और लाइक्स का ये वर्ब एप्पल्स के ऊपर यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली एक्शन पास भी कर रहा है। उसके बाद मैं इस सेंटेंस को अगर पैसिव में चेंज करूंगा तो आंसर होगा एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, यानी कि ये सेंटेंस पैसिव में भी चेंज हो गया। तो इन तीनों शर्तों के पूरे होते ही हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर आने वाला लाइक्स का जो वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके ऑपोजिट साइड पे आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब की सारी ऑपोजिट बातें होंगी, यानी जो जो बातें हमने ट्रांजिटिव में पढ़ी हर बात इंट्रांजिटिव में उसके ऑपोजिट होती जाएगी। इंट्रांजिटिव में कहते हैं वर्ब्स हैविंग नो ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। इंट्रांजिटिव जुमलों में पहली पहचान ये होती है कि ज़्यादातर इन जुमलों के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता, यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, आपका वर्ब होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स के आगे मौजूद नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। दूसरी चीज़, द एक्शन ऑफ वर्ब डज नॉट पास डायरेक्टली, यानी कि अगर इन केस आपके पास कोई ऐसा जुमला आ भी जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो आपके एक्शन यानी कि वर्ब जो है वो डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही नहीं रहा होगा, उस पर एक्शन पास ही नहीं हो रहा होगा। और तीसरी सबसे आसान और मेन पहचान जो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानने में मदद देगी वो ये होगी, द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि जो भी जुमला ऐसा होगा जिसके अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब मौजूद होगा आप उस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। आइए इन तीनों बातों को भी हम एग्जाम्पल से मैच करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यू सैंग ब्यूटिफुली। यहाँ पे यू मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद मैंने ब्यूटिफुली का जो वर्ड लगाया ये एक एडवर्ब है, यानी इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। इससे मैंने जज किया ये सैंग का वर्ड मेरे सेंटेंस के अंदर जो आ रहा है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक्शन अगर होगा भी तो पास नहीं होगा, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, एक्शन पास होने का सवाल ख़त्म हो गया। अगर आप इस जुमले को यू सैंग ब्यूटिफुली को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप पैसिव में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इससे पता चला ये सैंग का लफ्ज़ इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी एग्जांपल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर आप देखो तो यहाँ पर गो के बाद स्कूल का ऑब्जेक्ट तो आ रहा है लेकिन डायरेक्टली एक्शन पास नहीं हो रहा। अगर आपको ये बात कंफ्यूजिंग लगती है कि एक्शन कैसे पास नहीं हो रहा, ये बात सही तरीके से प्रॉपर्ली समझ नहीं आ पा रही है, तो आप तीसरे वाले पैटर्न को, तीसरे वाले पॉइंट को आजमा लें कि क्या ये जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करें, ये चेंज नहीं होगा। इससे हमें पता चला कि ये गो का वर्ड भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा सेंटेंस, ही केम हेयर येस्टरडे। इस सेंटेंस के अंदर भी आप देखो तो केम के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, और उसके अलावा ही केम हेयर येस्टरडे के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि तीसरे जुमले में आने वाला केम का वर्ड भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन बाकी टाइप्स के साथ साथ आप इन दो टाइप्स का ख़ास तौर पे बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप इस बताई गई टाइप्स के थर्ड पॉइंट को, यानी थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव का और थर्ड पॉइंट इंट्रांजिटिव का, यही याद कर लें कि अगर ऐसा जुमला हो जिसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता हो तो उसके अंदर आने वाला वर्ब ट्रांजिटिव होगा, और ऐसा जुमला हो जिसके अंदर आने वाले ऐसा वर्ब
जो किसी ऐसे जुमले में आ रहा हो जिससे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो इंट्रांजिटिव होगा। अगर आप इस पॉइंट को याद रख लेंगे तो आपका इससे रिलेटेड MCQ इंशाल्लाह ताला कभी गलत नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा और बाकी सारी टाइप्स भी बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइप के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।